के साथ सिमरन। और आज मैं आप लोगों को एचपी सेट का पार्ट नंबर 2 करवाने वाली। पार्ट नंबर 1 में हमने कंप्लीट रियल एनालिसिस कर ली थी और आज हम पार्ट नंबर 2 में स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा। अब सबको लगता है कि मैम लीनियर अलजेब्रा क्या हो गया। लीनियर अलजेब्रा जो है जिसमें आपका क्या आ जाता है, मैट्रिसेस आ जाती है, डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टीज आ जाती है, देन आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनर प्रोडक्ट स्पेस, या फिर आपका कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई, या फिर आइगन वैल्यूज आ जाती है, आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं। ये सारा जो टॉपिक आपका होता है, ये सारा सब कुछ आपके लीनियर अलजेब्रा के अंदर आता है। तो आज हम लीनियर अलजेब्रा करने वाले हैं और साथ ही में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, कि आपके पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है कंसिस्टिंग पॉजिटिव रियल नंबर। कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो ए, मान लो मैंने ये वाली मैट्रिक्स मान ली 1 1 1 1। ठीक है, इजी सी है, 2x2 की है, हर एक एंट्री पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं आएगा। अल्फा की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2i, फिर उसका डिटरमिनेंट करना है आपको। अगर मैं ए का क्या ले लू, यहाँ पर स्क्वेयर अगर कर लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 1 1 1, दैट इज इक्वल टू 2 2 2 2। ठीक है, आगे आप फाइंड करोगे तो ए स्क्वेयर माइनस में 2a प्लस में 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, ए का स्क्वेयर यहाँ पर 2 2 2 2, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए 1 1 1 1, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी 1 0 0 1। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, दैट इज द 2 0, देन फिर 2 - 2, देन 0, 2 - 2 ये। फिर आपको इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट। अल्फा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 2i का डिटरमिनेंट, दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ 2 0 0 2। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, ट्रेस ऑफ ए प्लस 2। तो ट्रेस ऑफ ए कितना है, 2 है, प्लस में 2, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4। अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अगर मैं दोनों को सम कर दूं तो वो 0 के इक्वल है, नो। ये जो है ये ऑप्शन गलत है। ये यहाँ पर ऐसे पूछना चाह रहा है कि क्या अल्फा की वैल्यू बीटा स्क्वायर से बड़ी है या अल्फा के स्क्वायर की वैल्यू बीटा से छोटी है। देखो, ना तो अल्फा की वैल्यू बड़ी है बीटा के स्क्वायर से और ना ही अल्फा स्क्वायर से बड़ा है आपका बीटा, कुछ नहीं है। ये दोनों आपके यहाँ पर क्या आ जाते हैं, इक्वल, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अभी किसी किसी के उसमें ना क्या कर रखा है, ये सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। क्यों क्यों नहीं करेक्ट होता, क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ना, आपके कुछ सेट बनते हैं, जैसे कि मान लो सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, सेट नंबर सी, सेट नंबर डी। उसमें क्या कर रखा है, ये जो है ना, ये जो ऑप्शन बी है ये ऐसे नहीं दे रखा। इसकी जो वैल्यू है, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा स्क्वेयर, और यहाँ पर अल्फा स्क्वेयर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बीटा। यहाँ पर देखो अल्फा जो है कितना है, 4 है, ठीक है, और बीटा का स्क्वायर कितना है, 16। ना तो 4 इससे बड़ा है और ना ही इक्वल है, तब भी ये गलत है। ठीक है, कुछ कुछ सेट्स में क्या दे रखा है, इसको इस तरीके से लिख रखा है। और अगर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू देखो 16 है, ना तो ये आपकी 4 से छोटी है और ना ही ये इक्वल है, तब भी आपका क्या है, ये गलत है। तब भी आपके पास सी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या आएगा, आपका करेक्ट आएगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, कुछ सेट्स में ऐसे भी दे रखा है आपको, इस ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, टी ऑफ अल्फा बीटा से आपको ये दे रखा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें मैट्रिक्स बनानी आती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो पहले अल्फा वाले कोफिशिएंट्स ए सी, फिर बीटा वाले कोफिशिएंट्स बी डी। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से हमने यहाँ पर ये बना दिया। अब इसने क्या दे रखा है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ये प्रिजर्विंग ओरिजिन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी, दैट इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ अल्फा। एक सेकंड अपना जरा,
अल्फा टाइम्स ऑफ टी यू प्लस में बीटा टाइम्स ऑफ टी वी। अगर आप इसको इस तरीके से लिख पा रहे हो तो ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज आपका ये नहीं है। अब यहाँ पर ये है क्या, एक लीनियर सी ही तो फॉर्म है और ट्रांसफॉर्मेशन भी है, तो अगर आपको यहाँ पर अल्फा की जगह पर अल्फा यू प्लस बीटा भी करके अगर आप लिखते हो तो ये लिखा जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या ये ओरिजिन को प्रिजर्व कर रहा है? ओरिजिन का मतलब कि अगर आपने 0,0 करा, टी ऑफ 0,0 करा तो क्या वो 0,0 के ही इक्वल आ रहा है? यस, वो भी आ रहा है आपका। तो ये वाली बात भी आपकी ट्रू है और ये वाली बात भी आपकी ट्रू। इसने पूछा नोट करेक्ट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी ओरिजिन को भी प्रिजर्व करे। क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है? कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इज आइसोमॉर्फिज्म, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो वो आपकी आइसोमॉर्फिज्म कब होती है? इफ एंड ओनली इफ, जब टी आपके पास कैसा हो, इज इनवर्टिबल। मैट्रिक्स जो टी होगी वो क्या होगी? इनवर्टिबल होगी। अब ये जो मैट्रिक्स टी है ये इनवर्टिकल कब होगी? जब AD माइनस BC की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो इसका मतलब टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ, जब आपके पास ये जो मैट्रिक्स जो बनी है इसका जो डिटरमिनेंट रहेगा वो नॉट इक्वल टू 0 आपके पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ना हर बार जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती है उनको हम किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन उसको किससे डिनोट कर दिया? एल से डिनोट कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी, ठीक है। और इनको हम क्या लिख देते हैं? अल्फा टाइम्स ऑफ टी यू प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी वी। ऐसे टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते। बट यहाँ पर इन्होंने टी यूज नहीं कर रखा, क्या यूज कर रखा? एल। तो हम भी अपना टी को यहाँ से रिमूव करके क्या यूज करेंगे? यहाँ पर आपका एल यूज करेंगे। एल 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 ऑफ यू एल ऑफ वी की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। तो यू को मान लो आप एक बार के लिए 1,1 और वी को यहाँ पर क्या मान लो आप? 2,-1 वैल्यूज पुट करो। एल ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ 1,1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ 2,-1 दैट इज इक्वल टू अल्फा एल ऑफ 1,1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एल ऑफ वी 2,-1। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? एल ऑफ, पहले आप लोग कुछ करेक्शंस करो, ये 2,3 नहीं है, यहाँ पर -2,3 है और ये यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3,-1 की निकालनी है। अब करोगे तो क्या आ जाएगी? यहाँ पर आपके पास वैल्यू अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा ऑफ 1,4 प्लस में बीटा ऑफ -2,3 दैट इज द अल्फा माइनस 2 बीटा 4 अल्फा प्लस में 3 बीटा। ये यहाँ पर आपके पास इस तरीके से इसकी वैल्यू ये आ जाती है। लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 3,-1 पे। तो हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस 2 बीटा को मान लेते हैं 3 और यहाँ पर आपके अल्फा माइनस बीटा को क्या मान लेते हैं? -1। ये हो गया। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से इनको हमें सोल्व करना था। माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल आउट, तो बीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3 है। बीटा 4/3 हो गया। अगर बीटा 4/3 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी? -1 प्लस में बीटा, तो अल्फा की वैल्यू -1 प्लस 4/3। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका, तो आपको 3,-1 की वैल्यू चाहिए। अल्फा की जगह पर क्या पुट करोगे? 1/3 और बीटा की जगह पर 4/3। तो यहाँ पर हो जाएगा -7/3 और -7/3 जैसे है ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो यहाँ पे 4 अल्फा प्लस 4 3 12 दैट इज 16/3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए वी क्या आपका इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है। वी को आप इनफाइनाइट टाइम्स तक डिफरेंशिएट कर सकते हो और आपका फंक्शन किस तरीके से यहाँ पर कि df दैट इज द डेरिवेटिव, f के ऊपर ये क्या है? इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आपको आइगन वैल्यूज के ऊपर बातें करनी है। हम लोगों को पता है
कि ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स जो होता है, यहाँ पर जो ये लैम्डा है इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये क्या रहता है आपका लैम्डा आइगन वैल्यू रहता है किसका, ए का। तो यहाँ पर आपका क्या है, u ऑफ x है दैट इज इक्वल टू साइन 4x है। तो इनकी क्या करनी है, अब आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, किस किस की, u की और v की। तो यहाँ पर देखना जरा, u ऑफ x दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x आपका हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब यहाँ पर आपके पास a ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर u ऑफ x होगा। इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव करोगे तो u ऑफ x की वैल्यू कितनी है, साइन 4x है। इसका करना है डेरिवेटिव, डी स्क्वेयर मतलब कि 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो जब पहली बार डेरिवेटिव किया तो यहाँ पर 4 साइन का हो जाएगा कोस 4x। फिर जब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 कोस का होता है साइन 4x, वो भी माइनस के साथ। तो ये आ जाएगा माइनस का 16 u ऑफ x। आपका क्या चला था, डेरिवेटिव जो आपने किया उसके आगे माइनस का 16 आ गया, मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 16। तो एक तो माइनस 16 है आइगन वैल्यू, तो ये गलत। फिर ये कह रहे u ऑफ x इज नॉट एन आइगन वेक्टर, अरे वो तो उसका आइगन वेक्टर ही तो है, तभी तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जा रहा है। फिर अगर आप v ऑफ x को देखते हो तो v ऑफ x लैम्डा टाइम्स ऑफ v ऑफ x, जो भी v ऑफ x के आगे लैम्डा टाइम्स लिखा जाएगा वो, इसका भी क्या करना है, 2 बार डेरिवेटिव। 2 बार करोगे डी स्क्वेयर ऑफ कोस 3x, इसका 2 बार डेरिवेटिव। पहली बार करा तो माइनस का 3 साइन 3x, फिर जब दूसरी बार करा तो माइनस का 9 साइन 3x। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 9 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी, इसकी रैंक पूछी गई है। तो रैंक क्या इसकी 3 है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 3 इंटू 8 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 16 माइनस 21 प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 7। तो 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 2 इंटू माइनस 5 दैट इज द 15 माइनस 5, और यहां से कितना आ रहा है, माइनस का 10 दैट इज इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक ऑफ ए पक्का लेस देन होगी किससे, 3 से। तो ये 3 तो नहीं है। फिर इन्होंने लिखा हुआ है कॉलम स्पेस। देखो जो भी आपका कॉलम स्पेस की डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस या फिर डायमेंशन ऑफ रो स्पेस या फिर आपका रैंक ऑफ ए, ये तीनों चीजें क्या होती है, इक्वल होती है। जब रैंक 3 के इक्वल नहीं है तो कॉलम स्पेस भी आपका 3 के इक्वल नहीं होगा। अब अगर रो स्पेस इसने दे रखा है 2 डायमेंशनल, तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी है, 2 है। तो आप इसका कोई भी एक माइनर लेना जरा, ये मैंने माइनर लिया 3 प्लस 2 कितना आ रहा है, 5। इसके पास एक 2 ऑर्डर का माइनर है जो नॉन जीरो है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो यहाँ पर रैंक रहेगी वो 2 है। और कॉलम स्पेस के डायमेंशन, रो स्पेस के डायमेंशन और रैंक, वो तीनों चीजें आपकी सेम ही होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट। अब इसने कहा कॉलम स्पेस जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कॉलम स्पेस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो ऑप्शन नंबर डी तो ये कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस आपके पास कितना है, 1 है। बट ये तो गलत है, क्यों, क्योंकि इसकी रैंक जब 2 है तो रो स्पेस के डायमेंशन या कॉलम स्पेस के डायमेंशन वो कितनी हो जाएगी, 2 ही रहेगी, इसका 1 तो हो नहीं सकता। सो गलत हो गया ये तो। नेक्स्ट आपके पास ए दे रखा है इन्होंने और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलिए। इसकी सीधी क्या कर लो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो जाएगी, लैम्डा को रिप्लेस कर दो ए मैट्रिक्स से, ए स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में 5 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। यहां पर मैंने कौन सी थ्योरम लगाई आपकी, कैले हैमिल्टन थ्योरम। और कैले हैमिल्टन थ्योरम आपकी क्या कहती है कि जहां जहां पर आपके पास लैम्डा है उसको रिप्लेस कर दो आप अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स से। कर दिया आपने रिप्लेस, ये आ गया आपके पास अब इतना। लेकिन आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a पावर 6 a पावर 5 a पावर 4 a पावर 3 a पावर स्क्वायर।
अगर अब मैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या कर दूं, a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं। चलो पहले a से करते हैं, a से करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में 5 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा a का क्यूब माइनस में 4a स्क्वायर प्लस में 5a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a का क्यूब हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही क्यूब को रखो ना रखो आप लोगों की इच्छा है, लेकिन हमें ये सारी चीजें किसमें चाहिए, ए और आई में चाहिए। तो यहाँ पर अपना ए का क्यूब एज इट इज ही रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4a माइनस में 5 आइडेंटिटी प्लस में 5a दैट इज इक्वल टू 0। ए का क्यूब कितना हो गया, 4 4 4 16 और प्लस में 5, तो यहां से आ जाएगा 11a और 20 दैट इज द माइनस का 20i। अब ए क्यूब की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास, ए के स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है। ए स्क्वायर कितना है, 4a माइनस का 5i है। ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब आ गया, यहां से आप ए पावर 4 भी निकाल सकते हो, ए पावर 5 भी निकाल सकते हो। अगर मैं ए पावर 4 की बात करूं तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई ए से करना, 11a स्क्वायर माइनस का 20a। ए का स्क्वायर दैट इज द 44a माइनस 55 और यहाँ पर आ जाएगा 20 दैट इज द 75। एक सेकेंड रुको जरा, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बात करती हूँ। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये 11 4 जा 44, 44 में से 20 जब माइनस होंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 का ए, देन फिर माइनस 55 आई। अब यहाँ पे ना आगे मत फाइंड करना, एक बार अपना क्वेश्चन देखो जरा। a पावर 6 है ना, अगर मैं यहां से क्या कर दूं, a पावर 4 को अगर कॉमन ले लूं तो a स्क्वायर और माइनस 4a प्लस कितना बच रहा है, 8 आइडेंटिटी। ठीक है, ये बच रहा है माइनस में 12, 12 का क्या है, a क्यूब प्लस 14a स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5i। तो यहाँ पर a पावर 4 माइनस 5i यहाँ पर रखा तो 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, माइनस में 12a क्यूब प्लस इतना हो गया आपके पास। अब क्या करो आगे, नेक्स्ट देखो इतना हो चुका है, a पावर 4, यहाँ पर इसको लिखोगे तो 3a पावर 4 माइनस 12a का क्यूब, देन आगे क्या है प्लस 14a स्क्वायर। आप यहां से क्या करो, 3a स्क्वायर को कॉमन ले लो, अगर a स्क्वायर को कॉमन लोगे तो a स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में 14a स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो जरा, a स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू यहां से कितनी है, माइनस 3a स्क्वायर माइनस में 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी प्लस में 14 का a स्क्वायर, यहां से कितना हो जाएगा, माइनस 15a स्क्वायर प्लस में 14a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, कितना आ गया, माइनस का a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 4a माइनस का 5i। लेकिन इस पूरे की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस का a स्क्वायर, तो माइनस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 4a प्लस में 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। दोबारा बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद आप लोग ये भी मत करना, a पावर 4 भी मत फाइंड करना, और यहाँ पर आप a क्यूब भी मत फाइंड करो, कुछ मत करो, सीधा आप यहाँ पर आओ और इसमें से क्या करना है, स्टार्टिंग की इन तीन वैल्यूज में से मैंने क्या कर दिया, a पावर 4 को मैंने कॉमन ले लिया और a पावर 4 इंटू 3 आइडेंटिटी आई आ गया। ये जो पूरी यहाँ पर वैल्यू ये जो आई है इसको मैंने लिखा यहाँ पर, आपके पास ये है, फिर से मैंने a स्क्वायर को कॉमन लिया और a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये आ गया, फिर यहाँ पर सीधा माइनस का a स्क्वायर आ गया। मतलब कि आप लोगों को ये इतना सब कुछ करने की भी कोई नीड नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सीधा वहां से अपना कॉमन लेते जाओ और कॉमन लेने के बाद फिर आपका वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कुछ भी यहाँ पर आगे करने की नीड है ही नहीं, जब है ही नहीं तो मैं क्यों ही करवाऊं, मैंने बाद में देखा कि कुछ कॉमन आ रहा है तो मैंने करवा दिया। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास ये है कि ए आपके पास ये मैट्रिक्स है
और हम लोगों को पता है कि ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, जो यहाँ पर ये जो लैम्डा है वो आपका क्या होता है, आइगन वैल्यू। सेम ऐसे ay इज इक्वल टू लैम्डा वाई, और ये जो लैम्डाज है ये आपकी क्या आइगन वैल्यू है। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू किसकी पूछी गई है, बी की। आइगन वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस में 4 टाइम्स ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स या कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक्स, अगर मैं कहूं कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर एक्स के कोरस्पॉन्ड देखें तो एक्स के कोरस्पॉन्ड आइगन वैल्यू ए की है 3, माइनस में 4 इंटू 1, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 4, नहीं नहीं माइनस का 4 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस का आएगा, ये प्लस है। दिस इज अ 9 माइनस 4 दैट इज अ प्लस 4, 13। तो एक आइगन वैल्यू क्या आ रही है, 13 आ रही है विद द कोरस्पॉन्ड टू एक्स वेक्टर के। और सेम ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग टू वेक्टर y के कोरस्पॉन्ड में क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 प्लस 4 दैट इज द 30 प्लस 4 दैट इज द 34। तो एक आइगन वैल्यू बी की 13 आ रही है और एक आइगन वैल्यू 13 की 34 आ रही है। दोनों नेचुरल नंबर्स है, यस ट्रू। एक x के और एक y के कोरस्पॉन्ड आ रही है, ट्रू। दोनों डिस्टिंक्ट है, ट्रू। क्या जो 34 है क्या वो आइगन वेक्टर x के कोरस्पॉन्ड आएंगे, नो वो आपके किसके कोरस्पॉन्ड आई है, आइगन वेक्टर y के। और इसने हमसे यहाँ पर पूछा भी क्या हुआ, नोट ट्रू, ट्रू आपका इसमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये वाला ही ट्रू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपकी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो R3 से कहां जा रही है, R3 पर जा रही है, लेकिन जो रेंज है वो सबस्पेस किससे स्पेंड हो रही है, 2 से। इसका मतलब अगर रेंज जो है वो 2 बेसिस से स्पेंड हो रही है तो इसका मतलब इसकी जो यहाँ पर रैंक रहने वाली है, जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी जो रैंक रहेगी वो 2 रहेगी। अब जो आपके ऑप्शंस है, जैसे कि मान लो ऑप्शन नंबर ए है, उसकी बनाओ मैट्रिक्स और उसकी क्या कर लो, अपनी रैंक को फाइंड कर लो। यहां से अगर मैं रैंक देखूं तो -1 माइनस का 2 और 1, अगर मैं इसकी रैंक देखूं तो क्या रैंक 2 आ रही है, देखना जरा। अगर मैं इनको क्या कर दूं, इसमें एक ऑपरेशन लगाऊं, कौन सा ऑपरेशन, R3 पे ऑपरेशन लगा दें, R3 प्लस R1, तो इन दोनों को ऐड करा तो 2, यहाँ पर -1 दैट इज द 3। ठीक है, अगर फिर आप इसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ तो इसकी जो रैंक यहाँ पर टी की जो आ रही है वो 3 आ रही है, लेकिन आनी कितनी चाहिए थी, 2, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। सेम ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी की मैट्रिक्स बनाओगे तो 2 1 1 0 2 2 -1 -1 1, ये हो गया। इसकी आप रैंक यहां से फाइंड करोगे तो कितनी हो जाएगी, इसका भी चाहे रैंक कर लो चाहे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट देखोगे तो 2 प्लस 2 माइनस का 1, तो यहाँ पर आपके पास 0 प्लस 2 प्लस 1 0 प्लस 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 4 2 जा 8 माइनस 2 प्लस 2 दैट इज द 8 नॉट इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स की भी जो रैंक यहाँ पर आएगी वो 3 है, इस मैट्रिक्स की भी जो रैंक यहाँ पर है वो 3 है। तो ना ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी, अब कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी को चेक करो, जो मैट्रिक्स टी बनेगी यहाँ पर 1 2 1 0 2 2 माइनस का 2 माइनस का 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका क्या करोगे, डिटरमिनेंट फाइंड करके देख लो, तो यहां से आ जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू प्लस 4 प्लस 1 इंटू 0 प्लस में 4, तो यहां से कितना आ रहा है, 8 माइनस 8 दैट इज द 0। इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ रहा है, तो कंफर्म है इसकी जो रैंक है या तो 1 होगी या फिर 2 होगी, या तो 1 या 2। और हमें इसका क्या दिख रहा है, एक माइनर दिख गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो कि नॉन जीरो, तो दैट इज द रैंक 1 तो नहीं होगी, इसकी रैंक 2 होगी। अब बच गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी को चेक करोगे तो मैट्रिक्स जो बनेगी यहाँ पर 1 1 2 0 2 2 -1 -2 1, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज द 2 2 4 2 6 माइनस का 1, तो यहां से आ जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस में 2, तो यहां से कितना आ रहा है
10 माइनस टू 8 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी भी रैंक जो यहाँ पर आपके पास आ रही है वो 3 आ रही है, इसकी भी 2 नहीं आई तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था जिसकी रैंक 2 आ रही हो, क्योंकि जो उसकी रेंज स्पेस जो यहाँ पर आ रही थी उसकी रैंक भी आपके पास 2 आ रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये किससे आ गया, इनर प्रोडक्ट स्पेस से। अब आगे वाले सारे क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट के ही हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक्स एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में बात हो रही है। एक्स क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एक्स डॉट वाई कर लो, ठीक है, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट करो, या फिर वाई कोमा एक्स का इनर प्रोडक्ट करो। वो कितना आ जाएगा आपका, 0 ही रहने वाला है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आ जाता है यहाँ पर, इसका मतलब है कि x प्लस वाई की मल्टीप्लाई x प्लस वाई से ही हो रही है। तो अगर मैं x प्लस वाई इंटू में x प्लस वाई अगर कर रही हैं, कितनी बार है आपका, ये 2 बार है। तो यहाँ पर हो जाएगा x कोमा एक्स प्लस एक्स कोमा वाई प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई कोमा वाई। अब हम लोगों को पता है कि अगर ये 2 बार आ जाए तो इसको कैसे लिखते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स के स्क्वायर के इक्वल। और ये वैल्यू तो क्या है, 0, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। प्लस में नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स इसके नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 ट्रू, गलत, ट्रू, गलत। अब स्टेटमेंट नंबर 2 पे बात आ जाती है। अगर ये रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, अगर रियल है तो हम लोगों को पता है एक्स कोमा वाई और वाई कोमा एक्स दोनों क्या होते हैं यहाँ पे कि इक्वल ही होते हैं। ये वाली बात आपके सेकंड में आ जाती है। यहाँ पर आपको इनर प्रोडक्ट फाइंड करना, एक्स प्लस वाई का एक्स माइनस वाई के साथ में क्या वो 0 है, देखते हैं। एक्स कोमा एक्स का इनर प्रोडक्ट, एक्स कोमा माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस में वाई कोमा एक्स का इनर प्रोडक्ट प्लस में वाई कोमा माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट। अब जो भी आपके पास एक्स होता है ना, उसके साथ में अगर कहीं पर भी माइनस है तो उसको कहाँ रख देते हैं, बाहर। एक्स कोमा वाई, और हमने अभी देखा वाई कोमा एक्स और एक्स कोमा वाई क्या यहाँ पे के सेम है, क्योंकि ये यहाँ पर आपका जो इनर प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो रियल इनर प्रोडक्ट यूज हो रहा है, नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू इसके ही इक्वल है, तो माइनस माइनस 0, ये इससे 0, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0। और इन्होंने दे भी किसके इक्वल रखी है, 0 के इक्वल रखी, तो ये वाला तो ट्रू। सेकेंड इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो जाता है करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अब आपको क्या है, बेसिस दे रखी है यहाँ पर F1 F2 F3, और ये F1 F2 F3 को लिखना कैसे, इस तरीके से लिखना है। तो अगर मैं F1 ऑफ x की वैल्यू देखूं तो वो कितनी आ जाएगी, x पावर 1 माइनस 1 दैट इज द x पावर 0 दैट इज द 1। F1 की वैल्यू तो 1 है। अगर F2 ऑफ x की वैल्यू देखूं तो x पावर 2 माइनस 1 दैट इज द x है यहाँ पर। अगर F3 ऑफ x की वैल्यू देखो तो x3 माइनस 1 दैट इज द x स्क्वायर है, हो गया। फिर इन्होंने आगे क्या दे रखा है कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। तो अगर मैं यहाँ पर F1 ऑफ x का डिफरेंशिएशन करूं तो वो 0 आएगा। अगर मैं F1 ऑफ x का डिफरेंशिएशन करूं तो वो 1 आएगा। और अगर मैं F2 ऑफ x का डिफरेंशिएशन करूं तो वो 2x आएगा। इस 0 को कैसे लिख सकते हो, 0 टाइम्स ऑफ 1, 0 टाइम्स ऑफ x प्लस में 0 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि हमें किसकी फॉर्म में लिखना होता है, बेसिस के फॉर्म में लिखना होता है। इस 1 को क्या लिख सकते हो, 1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस में 0 टाइम्स ऑफ x प्लस में 0 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। और इस 2x को कैसे लिख सकते हो, 0 टाइम्स ऑफ 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ x प्लस में 0 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी इसके जो ये कोफिशिएंट्स आपके पास जो भी ये कोफिशिएंट्स आए हैं, इनको कैसे लिखना होता है, ऐसे कॉलम फॉर्म में 0 0 1 0 0 0 2 0। ये हो गया। देख लो जरा कौन सी मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म से है।
शायद एक क्वेश्चन इसमें रह गया आपका। हाँ जी, देखो जरा ये वाला क्वेश्चन, आपको एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के क्या है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब के की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 अप टू आपके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो आपको बताना ए पावर के की वैल्यू क्या होगी, तो मैं लेट कर लेती हूँ ना, के की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर के की वैल्यू 1 है तो आपको ए की पावर 1 देखना इनमें से कौन से ऑप्शन से बनती है। मैं पहले सी से ही देखने लग जाती हूँ। 1/3 के की जगह पर 1 पुट करना है, तो 2 - 2 5 और यहां से आ जाएगा 10। क्या ये दोबारा से ए के इक्वल बनी है, नो, गलत है। ऑप्शन नंबर डी में देखना, 1/3 7 3 देन फिर यहाँ पर 5 और 2, क्या ये दोबारा से ए के इक्वल आ रहा है, नो। अब ऑप्शन बी में देखना जरा, 5 2 2 5, क्या ये दोबारा से ए के ही इक्वल आ गया, नो। अब ऑप्शन नंबर ए को देखो जरा, 1/3 के की जगह पर 1 पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपके पास 2 × 3 देन फिर 10 प्लस में 12। तो जब आप इसको 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 1 4, दोबारा से आ गया ना ए ही, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बस आपको मैट्रिक्स लिखनी आनी चाहिए। कैसे लिखते हैं, इसको मान लो x1 रो, इसको मान लो x2 रो, इसको मान लो x3 रो। ये आपका x1 कॉलम, ये आपका x2 कॉलम और ये आपका x3 कॉलम। इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है x1 के स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर लिखा जाता है x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर लिखा जाता है x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर लिखा जाता है x1 x2 कोफिशिएंट का हाफ, यहाँ पर लिखा जाता है x1 x2 कोफिशिएंट का हाफ, यहाँ पर x3 x1 कोफिशिएंट का हाफ, यहाँ पर x1 x3 कोफिशिएंट का हाफ और यहाँ पर x3 x2 कोफिशिएंट का हाफ, x2 x3 कोफिशिएंट का हाफ। ये सारी किसकी मैट्रिक्स बनती है, कोफिशिएंट्स की। तो अगर मैं Q1 मैट्रिक्स के Q1 क्वाड्रेटिक फॉर्म से अगर मैट्रिक्स बनाऊं, x1 के स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, x2 के स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। ये x1 और x2 ही है, तो इसमें थर्ड रो ही नहीं है, थर्ड कॉलम ही नहीं है, तो मतलब हमें सिर्फ इतने से ही मतलब है, इतने से ही मतलब 2 क्रॉस 2 ही बनाना है आपको, 3 पे तो जाना ही नहीं। बना लो भाई। x1 x2 का कोफिशिएंट का हाफ यहाँ आएगा और हाफ यहाँ आएगा। अब आपसे पूछा गया क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट है या फिर ये आपका नेगेटिव डेफिनेट है। इसका क्या करते हैं यहाँ पर, फिर देखो आपको पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट देखना है। सबसे पहले देखो इसका ये वाला एलिमेंट, ये 3 है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। फिर क्या देखोगे, Q1 का डिटर्मिनेंट, दैट इज द 3 2 6 -2 5 5 25, कितना आ रहा है, लेस देन 0। इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, ये आपका नेगेटिव डेफिनेट है, दैट इज योर नेगेटिव डेफिनेट, करेक्ट। Q1 पॉजिटिव है, नो। अब सेम ऐसे ही Q2 को बना लो, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर इनका हाफ हाफ। ये वाला एलिमेंट ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर आप इसका डिटर्मिनेंट देखो तो 20 माइनस में 16, दैट इज द 4, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो Q2 आपका क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट है। ऑप्शन नंबर बी, सी गलत, डी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसा वैसा ही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म का ही। यहां से जब क्वाड्रेटिक, ये देखो ये आ गया आपके 3 वैल्यूज यहाँ पर जो मैंने करवाया था x1 x2 x3, वैसा वैसा ही। तो यहाँ पर बनेगा x1 और x2 का हाफ एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, हाफ एलिमेंट यहाँ, x1 x3 का हाफ एलिमेंट यहाँ, हाफ कोफिशिएंट यहाँ, x3 का स्क्वायर यहाँ। बाकी जितने भी बच गए वो अगर दे ही नहीं रखे तो वो सारे के सारे क्या है, 0 है। देखो जरा किसके साथ मैच कर रही है यहाँ पे की, ये इसके साथ भी नहीं कर रही है, इसके साथ में भी नहीं है, इसके साथ में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर ये आपका अच्छे से मैच कर रहा है। और इसकी रैंक भी पूछी गई आपसे कि इसकी रैंक क्या होगी, तो इसका जो रैंक है आप इसका सीधा डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो -1/2 दैट इज द 0, प्लस यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा,
1 इंटू यहाँ पर तो आपका, एक सेकंड रुकना जरा, -1, हाँ जी हाँ जी, वही मैं सोच रही थी ना कि 0 तो नहीं आ रहा है, माइनस का 1/2, 1/2 प्लस 0 दैट इज द -1/4 नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी जो रैंक यहाँ पर आ रही है वो भी आपके पास 3 आ रही है। तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलता है। देखो जरा, अब आपके ना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 तक आप लोगों का लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है। मतलब जितने मेजरली जितने क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर हो गए। अब कहीं पर कोई एक क्वेश्चन अगर कहीं फिर से मैट्रिक्स का आ जाए तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन लीनियर अलजेब्रा आपका यहीं पर ही फिनिश हो गया है। अब हम आगे क्या करने वाले, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस करने वाले। ये भी आपके पास ज्यादा नहीं है, 10 ही क्वेश्चन है। मैं 10 क्वेश्चन और अभी आपको करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को क्या दरकार, z² - 1, और z आपका कहां से है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। दैट इज द z इज योर x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो हम लोगों को एक आइडेंटिटी पता होती है कि a² - b², वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z² - 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, z - 1 इंटू में z प्लस 1, दैट इज इक्वल टू z - 1। फिर एक और प्रॉपर्टी आपके पास होती है, मॉड्यूलस ऑफ ए बी, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो यहां से आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z - 1 मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1, दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z - 1। अब आपके पास केस नंबर 1 आता है कि भाई मॉड्यूलस ऑफ z - 1 की वैल्यू क्या हो, 0 हो। अगर ये वैल्यू 0 है तो इसका मतलब z की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, सिर्फ 1 आया है, दैट इज द ओनली रियल नंबर आया है, रियल नंबर है। z की वैल्यू क्या, देखो ये x जो होता है ना वो तो हमारा रियल नंबर होता है, y हमारा इमेजिनरी। तो z की वैल्यू कुछ रियल आई तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रियल एक्सिस आपके पास आई है, इमेजिनरी एक्सिस तो आई ही नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या रहा, इमेजिनरी एक्सिस नहीं, आपका रियल एक्सिस आया। केस नंबर 2 पे अगर हम जाएं तो उसमें क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो z प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1, ये आपका 1 के इक्वल है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y प्लस 1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1। जब मॉड्यूलस को हटाओगे तो यहां से आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y² इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब ये क्या आ रहा है आपके पास, सर्कल आ रहा है, और यहाँ पर ऑप्शंस में कहीं पर भी सर्कल दे ही नहीं रखा, तो सारे के सारे ऑप्शन गलत। एक आपका रियल एक्सिस यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि देखो केस 1 बन रहा है कि रियल नंबर दैट इज द रियल एक्सिस आएगी। केस नंबर 2 में आपका क्या बन रहा है कि भाई यहाँ से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड कहाँ लाई करेगा, आपके सर्कल के ऊपर लाई करेगा। बट दोनों ही बातों को अगर देखें तो रियल एक्सिस तो आ ही रही है ना, तो सो आपका क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 रेगुलर पॉलीगन्स है। ठीक है, वो सेम सर्कल के अंदर ही है। पहले पॉलीगन के स्लाइड्स मान लो आपके पास कुछ n दे रखी है, दूसरे की कुछ m है। तो इनमें क्या करें, कॉमन वर्टिसेस हैं आपके पास कुछ। अगर कॉमन वर्टिसेस होते हैं तो नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ कॉमन वर्टिसेस होंगे, नंबर ऑफ कॉमन वर्टिसेस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ m, n। जो पहले पॉलीगन की जितनी साइड्स है, दूसरे पॉलीगन की जितनी साइड्स है, उन दोनों का क्या लेना आपको, जीसीडी लेना है। 1982 का क्या लेना है, 2973 के साथ में जीसीडी। जैसे आप लोग लेते हो, चाहे जीसीडी बोलो या फिर क्या बोलो, आप एचसीएफ बोलो, बात एक ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। 2973 को अंदर रखो, 1982, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, और नहीं 2 से तो नहीं होगा क्योंकि 2 1 जा 2 और देन फिर 3 आ जाएगा, तो 2 से नहीं हो रहा, 1 से जाएगा, 1982, 117 माइनस 8 9
एंड यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा ना 1982। जैसे आप लोग जीसीडी फाइंड करते हो या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हो, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी क्या वैल्यू ली आपने जिससे कि क्या हो रहा है, आपके दोनों के दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा 991। इन दोनों का क्या आ जाता है, जीसीडी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दे रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड, मतलब जेड की जो वैल्यू है 1 से छोटी है। तो देन आपसे पूछी गई द सीरीज क्या है, जेड इंटू 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वेयर। ये 1 भी है आगे, 1 प्लस, ये 1 है या नहीं है इसका कुछ पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, एक बार के लिए हम अगर इसको ना ले तब देख लेते हैं क्या होगा। जेड इंटू जेड स्क्वेयर 1 माइनस जेड प्लस में जेड क्यूब 1 माइनस जेड प्लस अप टू सोन। ठीक है, अगर मैं 1 माइनस का जेड कॉमन ले लू, साथ में मैं जेड भी अगर कॉमन ले लू, तो अंदर क्या बचता है 1 प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड क्यूब अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये देखो जरा यहाँ पर ये क्या बन रही है, आपके पास जीपी बन रही है। हर बार क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो आपके पास कितना आ रहा है, जेड। और जो कॉमन रेशियो जेड आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। ये 1 से छोटी है तो ज्योमेट्रिक सम वाला फॉर्मूला लगा दो, दैट इज द ए फर्स्ट टर्म अपोन में 1 माइनस में आपका जेड। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू जेड। अगर ये यहाँ पर ये 1 नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, जेड आप लोगों के पास हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी दैट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस में आर। ए इज योर फर्स्ट टर्म, आर इज योर कॉमन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये u आपको दे रखा है और v हमसे पूछा गया ताकि जो f जो फंक्शन वो कैसा हो जाए, एनालिटिक हो जाए। अगर f फंक्शन एनालिटिक है तो u का अगर आपने x के साथ में डेरिवेटिव करा तो वो किसके इक्वल है, जब v का y के साथ में डेरिवेटिव करोगे uy किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस v x के इक्वल आएगा। ठीक है, और फिर आपको क्या फाइंड करना है, v ऑफ x कोमा y। चलिए यहां से इसको देखते हैं, u का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस e पावर माइनस x साइन y माइनस y कोस y। ठीक है, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस e पावर माइनस x इनटू में साइन y। ये हो गया, ये किसके इक्वल है, v y के। अब यहां से आप लोग v y से क्या कर सकते हो, v की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। कैसे, अगर मैं इधर भी इंटीग्रेशन कर दूं और इधर भी इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y, अगर y के रिस्पेक्ट में अगर आपका इंटीग्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, e पावर माइनस एक्स है, e पावर माइनस एक्स उसको तो अपना बाहर ही ले लो, देन माइनस एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस वाई और प्लस साइन वाई, और प्लस में आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट। इसका क्या करना, आपको इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो v इज इक्वल टू, सॉरी इंटीग्रेशन तो आप सोल ही कर रहे हो, v इज इक्वल टू e पावर माइनस एक्स माइनस का x साइन y का क्या होता है, माइनस कोस y को, ये है ना आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दैट इज द आइलेट मेथड से होगा। आइलेट मेथड क्या, फर्स्ट फंक्शन को तो अपना एज इट इज रखो, आइलेट मेथड सबको पता है ना, ILATE। ए मतलब एल्जेब्रिक, y को एज इट इज ही रखो, कोस y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन y। फिर माइनस में y का डिफरेंशिएशन 1, फिर कोस y का इंटीग्रेशन साइन y, और फिर साइन y का दोबारा से करोगे तो आ जाएगा कोस y, फिर साइन y का आपका आ जाएगा कोस y, और प्लस में आपके पास से कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ये दोनों यहां से आपके कैंसिल आउट, तो v की वैल्यू कितनी है, e पावर माइनस एक्स है, तो e पावर माइनस एक्स है तो ये तो गलत है, इनटू में x कोस y है, x के साथ में क्या है, कोस y है, x के साथ में कोस y यहां पर नहीं है, यहां पर है और यहां पर है, प्लस y साइन y है, y साइन y है तो ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट हो जाता है। बस ये वाला जो है ना, ये आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपका सोल्व होगा, इसको आप करना, देखो करना ही क्या है,
y कोस y है ना, y को एज इट इज रखो, कोस y का इंटीग्रेशन माइनस में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किसका, y का, फिर इसका इंटीग्रेशन कोस y का, और फिर पूरे का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। हो जाएगा, इजी है। अब आपको एक ये सीरीज दे रखी है और ये पूछ रखी है कन्वर्ज करेगी, बट किसके लिए कन्वर्ज करेगी, तो यहां पर आपके पास ए एन की वैल्यू कितनी है, एन फैक्टोरियल z पावर n है। अगर मैं ए एन प्लस वन देखो तो वो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल z पावर n प्लस वन। तो आप लोगों को एक रेशियो टेस्ट आता है, रेशियो टेस्ट आपको क्या कहता है कि ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की जो वैल्यू है, जो यहाँ पर जो भी एल आएगा अगर वो लेस देन वन है तो ये आपका क्या आता है, कन्वर्जेंट। तो मैं इसकी क्या कर लेती हूँ, यहाँ से लिमिट ही फाइंड कर लेते हैं, एन प्लस वन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल z पावर n प्लस वन अपोन में z पावर n। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, n प्लस वन इंटू में z। ठीक है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू आपको क्या चाहिए, लेस देन किससे चाहिए, वन से चाहिए। अब ये वन से लेस देन कब हो सकती है, हमें तो पता है ना कि लिमिट फाइंड करनी, क्या, n टेंस टू इन्फिनिटी पर। यहाँ पर भी क्या होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको क्या चाहिए, वन से लेस देन। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी कन्वर्ज करेगी, ओनली फॉर जब आपके पास इस z की वैल्यू को ही सीधा क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दोगे ना, तो आपकी क्या है, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ओनली फॉर z इज इक्वल टू जीरो पे कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर फंक्शन आपको दे रखा है सीकेंट h स्क्वेयर z टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर z। ठीक है, ये वाला आपको दे रखा। अब इसमें पूछा हुआ है कि एफ ऑफ z जो है क्या वो बाउंडेड है, क्या वो अनबाउंडेड है, क्या वो कांस्टेंट है, हमें पता है कि 0 पे कुछ और वैल्यू, पाई बाय 4 पे कुछ और वैल्यू, फिर आपका मतलब हर जगह पर सेम वैल्यू थोड़ी ना देता है, ये हर बार क्या रहता है आपका नॉन कांस्टेंट ही हमने देखा है। एनालिटिक का मतलब है क्या ये डिफरेंशिएबल है, यस, ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं वो आपके डिफरेंशिएबल होते हैं, तो इसका मतलब इसमें ये वाला आपका करेक्ट है। लेकिन अब कांस्टेंट तो है नहीं बट बाउंडेड तो है, एफ ऑफ जीरो पे आपको इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर मैं जीरो पे देखूं तो हम लोगों को पता है सीकेंड को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन में कोस, टेंजेंट को क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन में कोस। तो अगर मैं जीरो पे देखूं तो साइन जो होता है मेरा जीरो के ऊपर क्या होता है, जीरो होता है, और कोस जीरो क्या होता है, वन, दैट इज इक्वल टू जीरो बाय वन। तो कितनी वैल्यू दे देगा ये आपको, जीरो यहाँ पर वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, टू, तो टू तो वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो ये तो जीरो की तरफ जा रहा है। तो बहुत ज्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके जाते, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह जाके थोड़ा मत सोचो उधर जाके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मानो, क्या वो कांस्टेंट होते हैं, नहीं, क्या वो बाउंडेड होते हैं, यस, बस वहां से आपका हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखी जाती है, डब्ल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी। इसमें क्या कह रहा है, जीरो कहां से एंड हो रही है, जीरो पे, इसका मतलब डब्ल्यू ऑफ जीरो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। z की जगह पे जब आप जीरो पुट करोगे तो b बाई डी, दैट इम्प्लाई कि b आपका किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। b अगर जीरो के इक्वल है तो अब आपका जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ ऐसा है, ए जेड अपॉन में सी जेड प्लस डी। फिर इसने आगे क्या बोला है कि आयोटा कहाँ जा रहा है, वन पे जा रहा है, तो डब्ल्यू ऑफ आयोटा दैट इज इक्वल टू ए आयोटा अपॉन सी आयोटा प्लस डी। कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, इसको यहीं पर रखो। आगे देखते हैं डब्ल्यू ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, अगर मैं z की जगह पे क्या पुट करूं, इन्फिनिटी पुट करूं, क्या होगा, z की जगह पर क्या पुट करना है मुझे, इन्फिनिटी। चलो करके देखते हैं, यहां पर हो जाएगा ए सी प्लस डी बाय में z। इससे मैं ये भी बना सकती हूँ, अगर मैं z को इन्फिनिटी पुट कर दूं यहाँ पर तो ये आ जाएगा a अपॉन सी दैट इज इक्वल टू टू। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, टू टाइम्स ऑफ c है। इसका मतलब मेरे w ऑफ z जो थोड़ा सा और चेंज हो गया, a की वैल्यू कितनी है, टू टाइम्स ऑफ c है। अब यहाँ पर आप पुट करना जरा वन, तो c आयोटा प्लस d इज इक्वल टू a, और a की जगह पर क्या पुट करना है आपको, टू
2 टाइम्स ऑफ सी आयोटा। इसका मतलब डी की जगह पर क्या है आपका सी आयोटा। डी की वैल्यू क्या है सी आयोटा, यहाँ पर आपकी वैल्यू है। तो आपका जो था W ऑफ Z जो था बी की वैल्यू 0, ए की जगह पर क्या पुट कर रहा है 2C, सी की जगह पर अपना सी ही रखो, हाँ सी की जगह पर अपना सी रखो प्लस सी आयोटा। सी हर जगह कॉमन आ रहा है, 2Z अपॉन में Z प्लस आयोटा। क्या हो गया 2Z अपॉन Z प्लस आयोटा। तो ये ए ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये किसी और स्टूडेंट ने टिक कर रखा बट इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके सारे वही वाले क्वेश्चन है कि इनका इंटीग्रेशंस वाले हैं। देखो 48 भी वही है, 49 भी वही है, और ये सीधा टेलर का है। बस अब 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, देन फिर बस क्लास को एंड करते हैं। आई नो दैट इज अ वेरी लॉन्ग, मतलब क्योंकि हम PYQs करवा रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा लंबी लंबी वीडियोस जा रही है, बट कोई बात नहीं, 4-5 क्वेश्चन ही और हैं आज के, फिर इस क्लास को हम एंड करते हैं। यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z आपको चाहिए, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ Z में अगर आप जाओ तो Z इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा वाई होता है, बट यहाँ पर आपको क्या दे रखा है एक गामा दे रखा है, उसके रिस्पेक्ट में आपको करना, और गामा की वैल्यू क्या है ये। तो आप ये सोच लो कि Z जो है वो आपका ये है यहाँ, ठीक है, और इसका रियल पार्ट आपका ये वाला रियल पार्ट है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा a कोस t dz, इसका z का डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस का a साइन t प्लस आयोटा b कोस t, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा आपका dt, और किसके कहाँ तक जाना है 0 से लेके 2 पाई तक। तो यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे आपके पास आ जाएगा माइनस का a स्क्वेयर 0 से लेके 2 पाई साइन टी कोस टी डी टी प्लस आयोटा ए बी, ठीक है। फिर आपके पास आता है कोस स्क्वेयर टी डी टी 0 से लेके 2 पाई। आप लोगों को एक रिजल्ट पता है, साइन 2t क्या होता है 2 साइन टी कोस टी। तो अगर मैं इसका यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से अगर डिवाइड करूं तो यहाँ पर एक ये आ जाएगा, और कोस स्क्वेयर टी क्या होता है 1 प्लस कोस 2t डिवाइड बाय में 2। तो यहां से आप लोगों का आ जाएगा माइनस a स्क्वेयर बाई में t 0 से लेके 2 पाई साइन 2t प्लस आयोटा ए बी 0 से लेके 2 पाई 1 प्लस कोस 2t बाई में 2 dt। ये हो गया। अभी माइनस का a स्क्वेयर बाई में 2, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस होता है विद माइनस साइन, तो कोस 2t डिवाइड बाई में 2, और इसकी वैल्यू कहां से है 0 से लेके 2 पाई तक है, प्लस आयोटा ए बी बाई में 2, यहां पर हो जाएगा t प्लस साइन 2t बाई में 2, और वैल्यू कहां से है 0 से लेके 2 पाई। कोस की वैल्यू 2 पाई 4 पाई या फिर कोस 0, सारी की सारी क्या होती है 1 होती है। तो यहां से तो आपका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि जैसे आपने टी की जगह पर 2 पाई रखा, कोस 4 पाई माइनस कोस 0, तो जो आपका क्या आता है 0, प्लस आयोटा ए बी बाई में 2, टी की जगह पर 2 पाई रखा, सेम ऐसे ही साइन की वैल्यू 0 पे देखो या साइन की वैल्यू 4 पाई पर देखो क्या होती है 0 होती है। तो बाकी आगे सब कुछ 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज द आयोटा ए बी पाई, पाई आयोटा ए बी। तो इसका भी ए ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पाई आयोटा ए बी यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा ई जेड अपॉन में, देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो ई जेड अपॉन में जेड इंटू जेड माइनस का 2 जो आपको दे रखा है, इसको यहाँ पर आप अलग अलग करके लिखो। ये जो है हाफ आ जाएगा 1 अपॉन में जेड माइनस 2 माइनस 1/z, और जो e पावर z वो यहाँ पर भी e पावर z है, जो यहाँ पर भी डी जेड।
इंटीग्रेशन, और हमें कोची इंटीग्रल फॉर्मूला पता है, अगर एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट अगर हो आपके पास, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नोट। और ये जेड नोट आपका कहाँ पर लाई करना चाहिए, इस सर्कल के अंदर। अब देखो इसकी जो सर्कल की जो बाउंड्री है, इधर से भी 3 है और इधर से -3, और ये क्या है, 2 है और 0, 2 कहीं यहाँ पर है, 0 कहीं यहाँ पर है, तो सर्कल के अंदर ही आ रहा है ना। अगर सर्कल के अंदर ही है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। सो देयरफॉर 1/2 यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस में एफ ऑफ 0। अब यहाँ पर एफ ऑफ जेड क्या है आपका, e पावर जेड है। सो देयरफॉर 1/2 यहाँ पर आपके पास हो जाएगा e² -1 और इनटू में 2 पाई आयोटा, यहाँ पर 2 पाई आयोटा भी तो आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज द पाई आयोटा इनटू में e² -1। ये हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको टेलर एक्सपेंशन चाहिए एफ ऑफ जेड 1 माइनस जेड की, किसके अबाउट, जेड इज इक्वल टू आयोटा के अबाउट। तो हमें क्या है, इस फंक्शन को जेड इज इक्वल टू आयोटा टाइप का बनाना पड़ेगा। 1 माइनस जेड दे रखा है, इसमें अगर मैं एक प्लस आयोटा और एक आपका माइनस आयोटा अगर यहाँ पर क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, माइनस को अगर कॉमन ले लें तो क्या आएगा, z माइनस आयोटा। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1 माइनस जेड को किससे रिप्लेस कर सकते हो, 1 माइनस आयोटा माइनस जेड माइनस आयोटा से। तो करो जरा, 1 माइनस आयोटा माइनस टाइम्स ऑफ z माइनस आयोटा। अगर मैं 1 माइनस आयोटा क्या ले लू, कॉमन ले लू, नीचे से बात हो रही है यहां से, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस z माइनस का आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये आ चुका है मेरे पास। और एक आप लोगों को ज्योमेट्रिक सीरीज का एक सम पता है कि 1 अपॉन में माइनस आर दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ, क्या आता है यहाँ पर, आर की पावर एन ही आपकी मूव कर रखी होती है, आर की वैल्यू 1 से लेके आपकी इंफिनिटी तक होती है। तो सेम आप यहाँ पर भी ये आप अप्लाई कर सकते हो, इसके ऊपर आप लेट कर लो ना, आर को क्या लेट कर लो, जेड माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा लेट कर लो। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा समीशन ऑफ जेड माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर एन, और एन की वैल्यू कहाँ से होती है, 1 से लेके यहाँ पर आपकी इंफिनिटी तक होती है। ठीक है, अब देखना जरा, अगर मैं इस 1 माइनस आयोटा को भी अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ जेड माइनस का आयोटा पावर एन अपोन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा की पावर कहाँ से, एन प्लस 1 तक, और एन यहाँ पर कहाँ से आ जाएगा, 0 से लेके इंफिनिटी। इसका मतलब ये भी गलत है और आपके पास ये भी गलत है। लेकिन अब एक और बात कि z माइनस आयोटा की वैल्यू कहाँ से होगी, हम लोगों को पता होता है कि जो ये r का जो मोड होता है वो लेस देन होता है किससे, 1 से। इसका मतलब z माइनस आयोटा का जो मोड यहाँ पर रहने वाला है वो छोटा होगा किससे, 1 माइनस आयोटा के मोड से। और इसका मॉडुलस क्या होता है, √2। देखो 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर दैट इज द √2। तो ये किससे छोटा है, आप के z माइनस आयोटा की वैल्यू √2 से छोटी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका होगा। इस टेलर एक्सपेंशन को कैसे किया है, आपने z को z आयोटा के फॉर्म में लिखा, ज्योमेट्रिक सीरीज लगाई, मॉड्यूलस ऑफ z यहाँ पर आपका यूज हो, तो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे यूज हो रही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम मॉड्यूलस ऑफ, आपको एक मॉड्यूलस दे रखा है z² माइनस z, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो यहां से ये क्या आ जाएगा आपका, z इंटू जेड माइनस 1 का मॉड्यूलस दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z इंटू में z माइनस 1। यहां से अगर आप देखोगे तो z का जो मॉड्यूलस है, z सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड रुको जरा, हमें मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू तो पता है लेस देन इक्वल टू 1 है, लेकिन z माइनस 1 की वैल्यू तो नहीं पता ना। इसके ऊपर क्या लगाओ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये आपका लेस देन है z
प्लस -1 के मॉड्यूलस से। ये आपका लेस देन है z प्लस 1 से, और ये आपका किससे, z किससे लेस देन है 1 से, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो जो आपका मॉड्यूलस ऑफ z -1 है वो किससे लेस देन है 2 से। देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ z माइनस का 1, ये आपका किससे लेस देन है 1 इंटू 2 से। तो देयरफॉर ये किससे लेस देन इक्वल टू है आपका 2 से। तो मैक्सिमम क्या वैल्यू आ जाती है आपके पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपको इमेजनरी z होता है आपका x प्लस आयोटा y। z कहाँ से है, कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने ले लिया। इसमें जो इमेजनरी पार्ट दैट इज y की जो वैल्यू है वो π/2 से छोटी है और 0 से बड़ी है। इसने कहा है एक्सपोनेंशियल ऑफ e पावर z, ये आपका मैप करेगा ऑन टू द सेट, कौन से सेट के ऊपर, e पावर z को क्या लिख सकते हो, e पावर x प्लस आयोटा y, और इसको कैसे लिखते हो, e पावर x एज इट इज कोस y प्लस में आयोटा साइन y। ठीक है, यहां पर आपका आ जाएगा e पावर x कोस y प्लस e पावर x साइन y। अगर मैं रियल पार्ट देखूं, रियल पार्ट ऑफ w वो कितना आ रहा है, e पावर x कोस y आ रहा है। और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट देखूं किसका, w का, तो वो कितना आ रहा है, e पावर x साइन y। ठीक है, अब इसमें क्या बात हो रही है कि W कहां से बिलोंग करेगा, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। सब में एक बात है, बिल्कुल सही है। अब बात आ जाती है कि जो रियल पार्ट है क्या वो 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा। सबको पता है e पावर x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी ही रहती है, कभी भी नेगेटिव की तरफ नहीं जाता। तो e पावर x में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपका ऑलवेज ही ट्रू है, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे x की वैल्यू नेगेटिव हो, कुछ मर्जी हो, ये हमेशा आपका रहता है। बात आ गई आपके कोस y की, क्या ये ग्रेटर देन 0 है या फिर जो कोस y है वो आपकी लेस देन 0, इसके ऊपर बात है। यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है कि जो y जो है वो आपका 0 से लेके π/2 तक है। अगर मान लो कोस y जो है, एक मिनट देखना जरा, y की वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ पर y आपका दे रखा है 0 से बड़ा, π/2 से छोटा। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ, कोस को अप्लाई करती हूँ। कोस कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है यहाँ पर। तो कोस जैसे ही मैंने अप्लाई करा तो कोस मेरा π/2 से बड़ा लेकिन 0 से क्या है, छोटा है। तो रियल जो पार्ट यहाँ पर आ रहा है दैट इज द, जो रियल पार्ट है वो मेरा क्या है, 0 से छोटा आ जाता है। तो 0 से बड़ा है, नो। क्या 0 से बड़ा है, नो। तो रियल पार्ट 0 से बड़ा नहीं है। अब आ जाती है बात इमेजिनरी की, और साइन जो होता है, साइन फंक्शन वो मेरा इंक्रीजिंग है। तो अगर यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू π/2 और 0 के बीच में है, तो अगर मैंने इसके ऊपर साइन अप्लाई किया तो वो भी मेरा क्या रहेगा, साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन y लेस देन 1। साइन की जो वैल्यू रहने वाली है वो कुछ ऐसी आ जाएगी कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो साइन की जो वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट जो है वो मेरा 0 से बड़ा है। एक सेकेंड रुकना जरा, यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने थोड़ी गलती करती। कोस जो अप्लाई होगा वो तो तीनों तरफ अप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 1 से छोटा कोस y, और कोस π/2 0 होता है, सॉरी दैट्स माई मिस्टेक। कोस y की जो वैल्यू आई है ये भी 0 से बड़ी है और ये भी 0 से बड़ी है, लेकिन कोस y की वैल्यू किससे छोटी है, 1 से छोटी है। ठीक है, ये कह रहा है कि π/2 से छोटी है, नो। इमेजिनरी पार्ट भी आपका 0 से बड़ा है, रियल पार्ट भी आपका 0 से बड़ा है। इट्स माई मिस्टेक, मैंने तीनों तरफ कोस अप्लाई नहीं किया था। तो दोनों ही मेरे क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 0 से। मैंने क्या कर दिया था, पहले मैं अपनी गलती बता दूं, ये था जैसे ही मैंने इसके ऊपर कोस अप्लाई किया तो कोस 0 यहाँ पर भी आएगा, कोस मेरा यहाँ पर भी आएगा, और वो फिर कोस यहाँ पर। जैसे आपने कोस अप्लाई किया ना, कोस अप्लाई करने के बाद ये आपके जो साइंस जो है ये आपके ऐसे चेंज हो जाएंगे, कोस 0 1, कोस y और कोस π/2 0। कोस y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर आपने साइन यहाँ पर भी अप्लाई किया, साइन यहाँ पर भी अप्लाई किया, तो साइन y की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है।
ये कह रहा पाई बाय 2 से छोटी है, नहीं ये तो y से छोटी है। यहाँ पर क्या आ जा रहा है, इमेजिनरी जो w है ना वो 2 भी हो सकता है, बट क्या 2 हो सकता है? नो, हो ही नहीं सकता। तो b और c यहाँ पे के दोनों इसलिए गलत है क्योंकि हमें सिंगल करेक्ट करके आना, तो सिंगल करेक्ट की वजह से यहाँ पर आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आज की इस पार्ट को मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों का पार्ट नंबर 3 होगा जिसमें मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, आप लोग खुद ही देखो, देखो कैसे क्वेश्चन है, ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी आने वाली, फील्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी के सॉल्यूशंस करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज के पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।